नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की ताजा और मुख्य समाचार और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। 1 अप्रैल 2026 से ईपीएफओ अपने सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिससे पीएफ निकालना पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। ईपीएफओ 3.0 के तहत सदस्य अब यूपीआई के जरिए सीधे एटीएम से अपना पीएफ पैसा निकाल सकेंगे, जिससे लंबी प्रक्रिया और देरी से राहत मिलेगी। हालांकि इसके लिए केवाईसी अपडेट होना और बैंक खाते का लिंक होना जरूरी होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा और कर्मचारियों को अपने पैसे तक तुरंत पहुंच मिल सकेगी। बिहार में अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। सरकार के नए आदेश के तहत पंचायत सचिवों को 24 घंटे के भीतर डेथ सर्टिफिकेट जारी करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही वार्ड सदस्यों को कब्रिस्तान और शमशान घाट की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि किसी भी मृत्यु की सूचना तुरंत प्रखंड मुख्यालय और पंचायत सचिव तक पहुंच सके। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और जरूरी दस्तावेज समय पर मिल सकेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि गुजरात और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, जबकि पंजाब में उनकी सरकार के दौरान एक भी ऐसा मामला नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कहा कि पारदर्शिता और सख्ती के चलते व्यवस्था में सुधार आया है। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल में चर्चा तेज हो गई है। 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत अब केवल एक ओटीपी से काम नहीं चलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके। इसका मतलब है कि अब भुगतान करते समय ओटीपी के साथ एक अतिरिक्त वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से फ्रॉड और साइबर ठगी के मामलों में कमी आएगी और यूजर्स के पैसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। लोकसभा में किसानों के मुद्दे जोरदार तरीके से उठाए गए, जहां सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने खास तौर पर सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि किसानों की लागत कम हो और उत्पादन बढ़ सके। साथ ही उन्होंने नई तकनीकों को अपनाने और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की मांग की, जिससे किसानों की आय में सुधार हो सके और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक के एक नए फैसले के बाद बैंकिंग सेक्टर में हलचल मच गई है। आरबीआई ने बैंकों की फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन पर सख्त लिमिट लागू कर दी है, जिसके बाद सरकारी और निजी दोनों बैंकों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इस फैसले का सीधा संबंध रुपए और डॉलर के लेन देन से है, जिससे बैंकों की विदेशी मुद्रा में निवेश और जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, लेकिन फिलहाल इससे बैंकिंग सेक्टर में चिंता का माहौल बना हुआ है। हरियाणा में 1 अप्रैल से जमीन खरीदना और महंगा हो सकता है, क्योंकि सरकार कलेक्टर रेट में 75% तक बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, झज्जर और हिसार जैसे जिलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी प्रस्तावित है। अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से जमीन की सरकारी कीमतें बाजार दरों के करीब लाई जाएंगी, लेकिन इसका सीधा असर आम लोगों और रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा, जिससे प्रॉपर्टी खरीदने की लागत बढ़ सकती है। उत्तराखंड को ऑल सीजन पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में पर्यटन को साल भर सक्रिय रखने के लिए बुनियादी सुविधाओं, सड़क संपर्क और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि पर्यटकों को हर मौसम में बेहतर अनुभव मिले, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिले और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ सकें। उत्तराखंड में जर्जर सरकारी आवासों को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार कर्मचारियों को बेहतर रहने की व्यवस्था देने के लिए पुराने और खराब हो चुके भवनों का पुनर्निर्माण और मरम्मत करा रही है। देहरादून में नए आधुनिक फ्लैट बनाए जाएंगे, जबकि राज्य संपत्ति विभाग इन आवासों का सर्वेक्षण कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्तर मिलेगा और सरकारी आवास व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
पंजाब कैबिनेट ने लीज होल्ड औद्योगिक प्लॉटों को फ्री होल्ड में बदलने की नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत अब वे प्लॉट भी फ्री होल्ड किए जा सकेंगे जो बैंकों के पास गिरवी रखे हैं, बशर्ते संबंधित बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाए। सरकार का मानना है कि इस फैसले से उद्योगों को राहत मिलेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक विकास को नई गति मिल सकेगी। हरियाणा में गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मंडियों में किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि किसानों की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाए और उन्हें मंडियों में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सरकार का कहना है कि किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी और खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब अनावश्यक रूप से बाहर की दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दवाओं का पूरा रिकॉर्ड रियल टाइम सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर रखने और अस्पतालों में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से मरीजों को मुफ्त और सही इलाज मिलेगा, साथ ही अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी। एलपीजी बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें ठग व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये लोग अर्जेंट बुकिंग, लिमिटेड स्टॉक या गैस कनेक्शन कटने जैसे फर्जी मैसेज भेजकर यूजर्स को लिंक पर क्लिक करने या जानकारी साझा करने के लिए उकसाते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आने के बाद साइबर मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके। हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का रास्ता और आसान हो गया है। गुरुग्राम प्रशासन ने नियम 134A के तहत 36 निजी स्कूलों को 1.29 करोड़ रुपए की फीस वापसी राशि जारी की है। ये भुगतान 2015 से 16 से 2024 से 25 तक के बकाया के रूप में दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से गरीब छात्रों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे और स्कूलों को भी समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी। हरदोई में महिला और बाल विकास को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है, जहां 88 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया गया और 10 चयनित सहायिकाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने नवचयनित सहायिकाओं को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने की सलाह दी। अधिकारियों का कहना है कि इन केंद्रों के शुरू होने से बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण और देखभाल की सुविधाएं मिलेंगी, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य और विकास को नई मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत गांवों से ब्लॉक और तहसील तक आवाजाही को आसान बनाने की पहल की जा रही है। इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च तय की गई थी, लेकिन लगातार छुट्टियों और कम आवेदनों के चलते अब इसे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि डेडलाइन बढ़ने से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी। सुल्तानपुर में सोमवार से गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके लिए प्रशासन ने 86 क्रय केंद्र तैयार कर लिए हैं। इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपए अधिक है। जिले में कुल 28,500 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं और खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। देश में बढ़ती बुजुर्ग आबादी को देखते हुए अब उनके लिए अलग विभाग बनाने की मांग तेज हो गई है। सामाजिक न्याय मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि दिव्यांगजनों की तर्ज पर बुजुर्गों के लिए भी एक समर्पित विभाग बनाया जाए। समिति का मानना है कि इससे बुजुर्गों से जुड़ी योजनाओं और सुविधाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा। अधिकारियों के अनुसार ये कदम वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा।
बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के नतीजों में इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों का दबदबा देखने को मिला है। टॉप 10 में शामिल 139 छात्रों में से केवल एक ही छात्र पटना से है, जबकि औरंगाबाद के 14 और बेगूसराय के 13 विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी जगह बनाई है। इस परिणाम ने ये दिखाया है कि ग्रामीण इलाकों के छात्र भी अब शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बड़े शहरों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हरियाणा में राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के करीब 9000 राशन डिपो और गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी सीधे चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय से की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य गड़बड़ी और अनियमितताओं पर रोक लगाना है, ताकि जरूरतमंद लोगों तक राशन सही तरीके से पहुंच सके। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से निगरानी और जवाबदेही दोनों में सुधार होगा। झारखंड में आयुष्मान योजना के नाम पर साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां ठग अस्पतालों को फोन कर खुद को स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी बताकर संवेदनशील जानकारी और पैसे की मांग कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अस्पतालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें और बिना सत्यापन के कोई जानकारी साझा न करें, ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके। 1 अप्रैल से पैन कार्ड को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर कई लोगों पर पड़ सकता है। यदि पैन और आधार में नाम अलग अलग है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है। ऐसे में ज्यादा टीडीएस कट सकता है और टैक्स रिफंड पाने में भी परेशानी हो सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि आप समय रहते अपने पैन और आधार में नाम की जानकारी अपडेट कर लें, ताकि किसी भी वित्तीय दिक्कत का सामना न करना पड़े। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां 1.04 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने आवास प्लस 2.0 के तहत लाभार्थियों का सत्यापन पूरा कर लिया है और नई सूची तैयार कर ली गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से राज्य के जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। बिहार में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत किसानों को 4.40 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। लखीसराय में मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य योजना के जरिए अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपनी जमीन पर तालाब बनाकर मछली पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिहार में राजस्व सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लखीसराय समेत कई जिलों में सीओ और राजस्व अधिकारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अवकाश पर हैं, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सरकार ने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और कानूनगो को सीओ का प्रभार देने का आदेश जारी किया है, ताकि राजस्व से जुड़े कार्य बाधित न हो। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था अस्थायी तौर पर लागू की गई है, जिससे आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और प्रशासनिक काम जारी रह सके। दिल्ली में गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने शहर की गौशालाओं को लीज एक्सटेंशन प्रमाण पत्र प्रदान किए और बायोगैस इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता भी दी है। पहले चरण में 10 गौशालाओं को आधुनिक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार का मानना है कि पहल से न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को मजबूती मिलेगी, बल्कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और शहर की स्वच्छता व्यवस्था में भी सुधार आएगा। समस्तीपुर में जीविका समूह की महिलाओं को दी गई सहायता राशि के उपयोग की जांच शुरू कर दी गई है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहले चरण में लाखों महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की मदद दी गई थी, जिसमें कुल 643 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राशि का सही उपयोग हुआ है या नहीं। वहीं आगे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पात्र महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता देने की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकें।
एनपीएस निवेशकों के लिए 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। पीएफआरडीए ने मल्टीपल एनएवी फ्रेमवर्क लागू करने की घोषणा की है, जिसके चलते 25 मार्च से 1 अप्रैल तक एनपीएस की 9 अहम सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद निवेशकों को फंड वैल्यू से जुड़ी अधिक पारदर्शिता और बेहतर ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। हालांकि इस दौरान कुछ सेवाएं बंद रहने से अस्थायी असुविधा हो सकती है, लेकिन लंबे समय में इसका फायदा निवेशकों को ही मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके लिए जिले में 29 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस कार्य के लिए 4 अलग-अलग खरीद एजेंसियां लगाई गई हैं, जो किसानों से सीधे गेहूं की खरीद करेंगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार भी पिछले वर्ष के करीब 9,000 मीट्रिक टन खरीद के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं और प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने पिछले वर्ष भर्ती हुए 13,246 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सत्यापन 20 से 30 अप्रैल के बीच पूरा किया जाएगा, जिसके लिए हर जिले का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पंचकुला में यह कार्य उपायुक्त की देखरेख में होगा, जबकि अन्य जिलों में मंडलायुक्त इसकी निगरानी करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और कर्मचारियों के दस्तावेजों की सही जांच करना है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता को रोका जा सके। गोंडा में इस बार गेहूं खरीद के दौरान प्लास्टिक बोरों की किल्लत देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रशासन ने पुराने जूट के बोरों के इस्तेमाल का फैसला लिया है। खाड़ी देशों में चल रहे संघर्ष के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कमी हुई है, जिससे प्लास्टिक बोरों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों की खरीद प्रक्रिया प्रभावित ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, ताकि समय पर गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी रह सके। हरियाणा की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को लेकर उठे सवालों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि यह योजना केवल जरूरतमंद लोगों तक सीमित होती तो बेहतर होता, लेकिन फिलहाल इसमें दखल देने का आधार नहीं बनता। आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा योजना को चुनावी प्रभाव और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनौती दी गई थी। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी आपत्तियां सरकार के समक्ष रखने की छूट दे दी है, जिससे इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा और समीक्षा की संभावना बनी हुई है। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके तहत अब सब्जी खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 15,000 से 25,000 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। यह योजना एकीकृत सब्जी खेती और सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे कम पानी में अधिक उत्पादन और बेहतर मुनाफा हासिल किया जा सके। सरकार का कहना है कि इस पहल से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि घटते भूजल स्तर की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी और कृषि को अधिक टिकाऊ बनाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए 52 अतिरिक्त मामलों को वापस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पहले कुछ मामले छूट गए थे, जिन्हें रिव्यू याचिका पर सुनवाई के बाद शामिल किया गया। अब इन सभी मामलों पर हाईकोर्ट में 2 अप्रैल से अंतिम सुनवाई शुरू होगी, जिससे इस लंबे समय से चल रहे विवाद पर अहम फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है। दिल्ली में फुट ओवर ब्रिज यानी एफओबी की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने नई योजना तैयार की है। अगले वित्त वर्ष में 8 नए एफओबी बनाए जाएंगे, जबकि 100 से ज्यादा पुराने पुलों के मेंटेनेंस के लिए कॉर्पोरेट कंपनियों की मदद ली जाएगी। इस पहल के तहत इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां भी आगे आ रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बेहतर होगी, साथ ही शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब घर बनाना और खरीदना पहले से ज्यादा आसान होने जा रहा है। इस योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही होम लोन के ब्याज पर भी भारी छूट मिलती है, जिससे आम लोगों पर वित्तीय बोझ कम होता है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके और हर किसी के पास अपना सुरक्षित आवास हो।
असम विधानसभा चुनाव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। उन्होंने डिब्रूगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करते हुए चाय बागान श्रमिकों और आदिवासी समुदाय के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उनके इस अभियान को आदिवासी वोट बैंक को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राज्य के सियासी समीकरणों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है और सत्ताधारी पक्ष को कड़ी चुनौती मिल सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना के विकास को लेकर बड़ा रोड मैप पेश किया है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर, नई तहसील और कैथ लैब बनाने की घोषणा की। साथ ही खानपुर कला को तहसील और बड़ौदा व फरमाना को उप तहसील बनाने का ऐलान किया। सरकार का कहना है कि ये फैसले गोहाना को जिला बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होंगे। इस पहल से क्षेत्र में प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर होंगी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा और स्थानीय विकास को नई गति मिलेगी।